Hello everyone. Now you are with zoology with Dr. S. K. Saini. हम आज बात कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी के एक विशेष टॉपिक के अंदर, जिसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और वो कौन सी ग्लैंड है? तो हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड है। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। एड्रिनल ग्लैंड है, आपके सामने जो लिखा हुआ है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड है। इसका एक अदर नेम भी है, इसे सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं कि ये ग्लैंड अपने किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होती है। आपने किडनी का डायग्राम आपने देखा होगा, इस प्रकार से अपने किडनी है और इस प्रकार से आगे पास में ये किडनी है और ये किडनी है। इस किडनी के ऊपर इस प्रकार से कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए ग्लैंड पाई जाती है। तो ग्लैंड नंबर 1, ग्लैंड नंबर 2, तो इस ग्लैंड को अपन सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लैंड की नंबर 2 आपके पास में, अर्थात 1 पेयर ग्लैंड प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड के रूप में। इस ग्लैंड का ओरिजिन कैसे होता है? नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ये ग्लैंड है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, किस प्रकार से उत्पत्ति होती है? तो इसकी एम्ब्रियोनिक उत्पत्ति है वो 2 जर्म लेयर से होती है, एक एक्टोड्रम और एक मेसोड्रम से। एक्टोड्रम इसके ओरिजिन में इन्वॉल्वमेंट ले रही है और मेसोड्रम भी इसके ओरिजिन में इन्वॉल्वमेंट ले रही है। तो 2 इसके अंदर पार्ट है, 2 लेयर है इसके फॉर्मेशन में, हेल्बुल है यहाँ पर। अब इस एड्रिनल ग्लैंड की और डिटेल स्ट्रक्चर देखे तो एड्रिनल ग्लैंड में मोस्टली 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं और दूसरे पार्ट को एड्रिनल मेडुला भी कहते हैं, दूसरे पार्ट को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो आपके पास में एक एड्रिनल ग्लैंड के मोस्टली इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन देखें तो 2 रीजन है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स है और एक एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसका ओरिजिन है वो यहाँ पर एक्टोड्रम से होता है, और इसका ओरिजिन है यहाँ पर मेसोड्रम से होता है, और एड्रिनल मेडुला का ओरिजिन है यहाँ पर एक्टोड्रम से होता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखें। यहाँ क्यों पूछा गया है कि यहाँ थोड़ा सा ऑपोजिट फंक्शन होता है। मोस्ट जो अपना रूल क्या है ओरिजिन का, कि जो बॉडी का पेरिफेरी पार्ट होता है, कोई भी ऑर्गन है उसका पेरिफेरी पार्ट होता है, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और सेंट्रल पार्ट को मेडुला कहते हैं। पेरिफेरी पार्ट का ओरिजिन हमेशा, अन्य ऑर्गन की बात करें तो पेरिफेरी पार्ट का ओरिजिन एक्टोड्रम से और मिडिल पार्ट का ओरिजिन है वो मेडुला से होता है। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट फंक्शन कर रहा है। यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स का ओरिजिन है वो मेसोड्रम से हो रहा है और एड्रिनल मेडुला का ओरिजिन है वो एक्टोड्रम से हो रहा है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की कंडीशन है। तो इसे एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम और एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम कहेंगे यहाँ। तो ये यहाँ पर नीट के अंदर पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एड्रिनल मेडुला इज ओरिजिनेट फ्रॉम, तो आंसर होगा यहाँ पर एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम, और एड्रिनल कॉर्टेक्स इज ओरिजिनेट फ्रॉम, तो आंसर होगा यहाँ पर मेसोड्रम। दोनों कॉमन कंबाइंड कर दे तो इस ग्लैंड का ओरिजिन है एक्टो मेसोड्रमल ओरिजिन माना गया है। अब इस ग्लैंड का टीएस सेक्शन लेके और इसके आगे का अध्ययन अपन करें कि किस प्रकार से ये ग्लैंड आगे फंक्शन कर रही है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। तो टीएस फंक्शन लेके 2 पार्ट इसमें दिखाई देते हैं, मैंने कहा कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स के फिर 3 भाग होते हैं, एक यहाँ पेरिफेरी पार्ट है, दूसरा यहाँ मिडिल पार्ट है और तीसरा यहाँ पर सेंट्रल पार्ट है। ये 3 पार्ट, ये 3 पार्ट जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हैं। इन 3 पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्या लेबलिंग देंगे? तो यहाँ पर आउटर पार्ट पेरिफेरी पार्ट को जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल पार्ट को जोना फेसिकुलेटा और इनर पार्ट को जोना रेटिकुलेटा के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपके यहाँ तक समझ में आई होगी कि आउटर पार्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल पार्ट इज जोना फेसिकुलेटा एंड इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स नोन एज जोना रेटिकुलेटा. All parts are secrete separately many types of hormone. These hormone also known as steroid hormone. Very important question है। यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वो कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहा है? स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट कर रहा है। There are many type of hormone secreted by many parts of the adrenal cortex. First is zona glomerulosa. Zona glomerulosa यहाँ पर सीक्रेट कर रहा है। एक स्पेशल हार्मोन होता है जिसे अपन कहेंगे मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन। यहाँ पर मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन, जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन, और दूसरा जोना फेसिकुलेटा ये सीक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन, शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन, और तीसरा यहाँ पर जोना रेटिकुलेटा जो पार्ट है ये यहाँ पर सीक्रेट कर रहा है, यहाँ पर सीक्रेट कर रहा है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहा है।
तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हार्मोन एक कलेक्टिवली इनका नाम दिया गया है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, नॉट ए सिंगल हार्मोन, इट इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन. Then glucocorticoid, not a single hormone, it is a group of hormones, and also a sex hormone is a group of hormones. तो यहाँ आपको मैंने कहा जोना ग्लोमेरुलोसा में सीक्रेट कर रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा रिलीज कर रहा है यहाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोना रेटिकुलेटा रिलीज कर रहा है यहाँ पर सेक्स हार्मोन. अब यहाँ मेनी हार्मोन्स है, एक अनेक हार्मोन का एक ग्रुप है जिनको अपन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन कहेंगे. इसमें अपन एनसीईआरटी बेस पर देखें तो स्पेशल एक एक हार्मोन है जो जिसका लेवल क्या हायर रहता है और बॉडी का मेन फंक्शन को कंट्रोल करता है. तो यहाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन है या एल्डोस्टेरोन. तो एल्डोस्टेरोन इज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड व्हिच इज सीक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा. Then cortisol hormone is a glucocorticoid hormone which is secreted by zona fasciculata. And sex hormone like यहाँ पर androgens और estrogens both are sex hormone. तो a group of hormone, sex hormone और many type of sex hormone like androgens and estrogens hormones. तो ये यहाँ पर जोना रेटिकुलेटा के द्वारा स्रावित किया जाता है. तो यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी यहाँ कि ये ग्लैंड है जो कॉर्टेक्स है 3 पार्ट में डिवाइड होती है. तीनों पार्ट डिफरेंट हार्मोन रिलीज कर रही है और डिफरेंट हार्मोन में जो मुख्य हार्मोन है वो नंबर 1 इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन, नंबर 2 इज कोर्टिसोल हार्मोन, नंबर 3 इज सेक्स हार्मोन. तो ये यहाँ पर बात हुई एड्रिनल कॉर्टेक्स की. इसके बाद में दूसरा पार्ट है यहाँ एड्रिनल मेडुला, जो सेंटर पार्ट है जो यहाँ पर बताया गया है वो केवल ये न्यूरोनल पार्ट है, ये तंत्रिकाओं से निर्मित पार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर. तो ये जो एड्रिनल मेडुला यहाँ पर क्या बनाता है, क्या सीक्रेट करता है, तब आप देखिएगा एड्रिनल मेडुला यहाँ 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है. एक एपिनेफ्रिन हार्मोन कहेंगे एक हार्मोन को, और दूसरे हार्मोन को नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से जानते हैं. फर्स्ट इज एपिनेफ्रिन और सेकंड इज नॉर एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं. लेटेस्टली या रिसेंटली इन दोनों को मिला के एक हार्मोन का नाम दिया गया है क्योंकि इनकी बेसिक स्ट्रक्चर लगभग केमिकल स्ट्रक्चर लगभग एक समान है. हालांकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस भी है लेकिन इसका फंक्शन भी क्या है लगभग एक समान है, इसलिए इसे एक हार्मोन कहा गया है. इसे अपन कहते हैं कैटेकोलएमीन्स. तो दोनों को मिला के कैटेकोलएमीन्स के नाम से, क्योंकि एमाइन नेचर की है ये, इसलिए इसे कैटेकोलएमीन्स के नाम से जानते हैं. तो यहां तक आपके बात समझ में आई होगी. तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के द्वारा अपन इस ग्लैंड की एक इंटरनल स्ट्रक्चर आप बता सकते हो इस प्रकार से कि कौन कौन सी ये जो ग्लैंड है कौन कौन से पार्ट में डिवाइड रहता है. तो मोस्टली 2 पार्ट आपके बताए और ये दोनों पार्ट है, फिर यहाँ पार्ट में डिवाइड रहते हैं और अनेक हार्मोन का यहाँ पर सीक्रेशन कर रहे हैं. अब इन हार्मोन में मेन जो हार्मोन है उनका फंक्शन क्या है, किस प्रकार से एनसीईआरटी बेस्ड और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है. तो अपन 1 बाय 1 हार्मोन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें पहली जो ग्लैंड है, फर्स्ट जो ग्लैंड है वो जो ग्लैंड का फर्स्ट पार्ट है आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स का, उसके द्वारा मैंने कहा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज कर रहा है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन यहाँ पर था एल्डोस्टेरोन. तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम यहाँ पर एल्डोस्टेरोन भी कह सकते हैं. अब एल्डोस्टेरोन का फीडबैक कंट्रोल कैसे होता है, फीडबैक कंट्रोल का मीनिंग अपन कह सकते हैं किस प्रकार से ये अपने बॉडी के अंदर सीक्रेट करता है, क्यों सीक्रेट किया जाता है, कैसे करता है, किसका इंडक्शन मिलता है जिससे ये एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो और अपने अंदर फंक्शन करे. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है. तो इसमें मेनली 2 यहाँ पर मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है. तो एक मैकेनिज्म को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रास मैकेनिज्म, या यहाँ पर लिखा हुआ है रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये एक मैकेनिज्म है. इसके द्वारा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरित किया जाता है. रास प्रेरित करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को, जिससे यहाँ पर रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन. तो नंबर 1 मैकेनिज्म ये हो गई यहाँ पर. और सेकंड मैकेनिज्म क्या है, आपके ब्लड में, अपने ब्लड के अंदर पोटेशियम का सीरम कंसंट्रेशन क्या है, ब्लड के अंदर जो सीरम है, सीरम के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन है, उसका लेवल है वो यहाँ पर फीडबैक कंट्रोल कर रहा है. अर्थात एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरणा दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो ये किस पर डिपेंड है, यहाँ पर पोटेशियम कंसंट्रेशन, सीरम कंसंट्रेशन पर डिपेंड है. अब इस दोनों मैकेनिज्म के अंदर मेन रोल किसका है, तो मेन रोल ध्यान रखना है यहाँ पर सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन का, और सेकंड रोल है यहाँ पर रास का. यहाँ पर
पहले एल्डोस्टेरोन किससे प्रेरित करता है होता है, तो आंसर होगा सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन से। ये नहीं दे रखा है तब आंसर होगा यहाँ पर रास देगा, और ये बिल्कुल ही नहीं दे रखा है तो रास आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोनों दे रखा है ऑप्शन में और यहाँ डिफरेंट आंसर मांग रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन। ये बात आप ध्यान रखिए, थोड़ी सी एनसीईआरटी से एक्सटेंड है चीज है, लेकिन ये कई बार एम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आंसर क्या होता है, रास ना होकर सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन होगा। सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन क्या है, तो ये अपन 1 by 1 अपन बात करेंगे। पहले रास क्या है, तो रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन एक सिस्टम है, रास है जो एक्सक्रीशन के अंदर अपन पढ़ते हैं, रास सिस्टम, जिसके द्वारा यहाँ पर एल्डोस्टेरोन को प्रेरित किया जाता है, एक्टिव किया जाता है, जिसमें अपन कह सकते हैं एक प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिन, लिवर के द्वारा सीक्रेट एक प्रोटीन होती है, ये एंजियोटेंसिन प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन के नाम से होती है, जो यहाँ एक्टिव होके एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगी और एंजियोटेंसिन फर्स्ट यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकंड बनाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड एक स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम का कि एंजियोटेंसिनोजन सेकंड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड वेसल्स को क्या एक साथ कंस्ट्रिक्ट करके और बीपी को मेंटेन रखने में क्या हेल्पफुल है। ये एंजियोटेंसिनोजन दो काम करता है यहाँ पर। नंबर एक है बीपी मेंटेन करता है, बीपी मेंटेन या बीपी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ा रहा है, तो मैंने कहा ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके या कॉन्ट्रैक्शन करके। और दूसरा यहाँ पर ये काम करता है एल्डोस्टेरोन सेकंड या एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन यहाँ पर डीसीटी पर जाके फंक्शन करेगा और पार्शियली ये सीटी के ऊपर फंक्शन करेगा। सीटी और डीसीटी को आदेश देगा, सोडियम का अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाएगा और पोटेशियम का सीक्रीशन, सोडियम का अब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का सीक्रेशन बढ़ाएगा, या अपन कह सकते हैं पोटेशियम का अब्जॉर्प्शन कम करेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से जैसे ही सोडियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और साथ में वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, इसके साथ में यहाँ पानी का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो उससे अपने बीपी मेंटेन होगी और यूरिन को कंट्रोल कर लिया गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसको यहाँ पर रेगुलेट कर लिया गया। तो इस प्रकार की जो एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को अपन कहते हैं रास मैकेनिज्म, जो आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। ये अपन एक्सक्रीशन के अंदर भी करते हैं। तो इस प्रकार से रास है वो कंट्रोल करता है किसको, एल्डोस्टेरोन को। जैसे ही ये एंजियोटेंसिन प्रोटीन एक्टिव होगी तो यहाँ पर एल्डोस्टेरोन है वो एक्टिव होगा। इसके बाद में दूसरी मैकेनिज्म है यहाँ पर सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन। ये क्या है सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन, आप देखिएगा कि अपने ब्लड के अंदर पोटेशियम का एक निश्चित नैरो रेंज के रूप में एक लेवल रहता है जो अपने ब्लड को इसकी चाहिए, जो अपने ब्लड को इसका लेवल चाहिए। वो लेवल क्या है, 3.5 से 3.5 to 5.5 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। ये अपने अंदर ब्लड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन चाहिए, एक एवरेज कंसंट्रेशन एक हेल्दी पर्सन के अंदर चाहिए। अब मान लो इसकी कंसंट्रेशन है यहाँ पर लेस देन 3.5 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, ये कम हो गई तो इसका मतलब पोटेशियम कम हो गया, और पोटेशियम कम हो गया तो ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया आता है तो ये इससे मसल्स वीक हो जाएगी, मसल्स वीक होते ही मसल्स पैरालिसिस की कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है हाइपरकैलेमिया के रूप में। तो ये घटना आप ध्यान रखिए। दूसरी घटना मैंने कहा यदि हाइपर हो जाए, मान लो पोटेशियम का लेवल मोर देन 5.5 पे मोल इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, तो इस कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, अर्थात हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन द्वारा हार्ट बीट के ऊपर, हार्ट की मसल्स के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा और इससे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तो अपनी क्या डेथ हो सकती है। तो इससे अपन क्या समझे कि पोटेशियम का लेवल क्या है, ये होना अत्यंत आवश्यक है, ये नैरो रेंज है, ये होना अत्यंत आवश्यक है। और ये मेंटेन कौन करता है, तो आंसर आएगा यहाँ पर एल्डोस्टेरोन मेंटेन करता है। तो इसकी मात्रा जैसे ब्लड के अंदर कम होती है या ब्लड के अंदर ज्यादा होती है तो तुरंत एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज मिलेगा यहाँ पर, और एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन को कम या ज्यादा इसके अनुसार करती है। जैसे मान लो यहाँ पोटेशियम का लेवल कम हो गया
कम हो गया तो एल्डोस्टेरोन क्या है यहाँ पर ज्यादा रिलीज होगा, और एल्डोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होगा तो इस प्रकार से ये अपने अंदर सोडियम को कंट्रोल करेगा। तो कैसे कंट्रोल करेगा, तो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ डीसीटी पर आकर सोडियम को जैसे जैसे एल्डोस्टेरोन आएगा तो सोडियम का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, सोडियम के साथ में वाटर का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। कहां से कर रहा है, ये डीसीटी के अंदर कर रहा है। मान लो ये एक आपके डीसीटी का एक छोटा सा पार्ट में बना रहा हूं, और यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है, ये इसके पास में ब्लड वेसल्स है, ये पूरी यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। तो ये क्या करेगा, जैसे एल्डोस्टेरोन आएगा तो यहाँ पर सोडियम आयन है, इसका डायरेक्शन ये होगा, और पोटेशियम का डायरेक्शन यहाँ पर ये होगा। पोटेशियम को सीक्रेट करवाएगा और सोडियम को अवशोषित करवाएगा। यहाँ तो सोडियम का लेवल इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, पोटेशियम का लेवल इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग क्यों हुआ ये एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हुआ तब। तो ऐसी कंडीशन में मान लो ब्लड के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा लेवल डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन है वो डिक्रीज होगा। कब, जो पोटेशियम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो आदेश मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड को कि एल्डोस्टेरोन कम सीक्रेट किया जाए। तो जैसे ही कम सीक्रेट होगा तो पोटेशियम का सीक्रेशन कम होगा और सोडियम का अब्जॉर्प्शन कम होगा, और ब्लड के अंदर इसका लेवल क्या बना रहेगा। तो ये बातें यहां तक समझ में आई होगी। तो मैं कह रहा हूं जैसे एल्डोस्टेरोन मान लो यहां पर आया, डीसीटी पर काम किया तो सोडियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और जैसे सोडियम और वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से यहाँ पर बीपी इंक्रीज होगी, और बीपी इंक्रीज होगी अपने अंदर बीपी की मेंटेनेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार की एक कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है। एल्डोस्टेरोन इस प्रकार से यहाँ पर फंक्शन करता है। अब मान लो एल्डोस्टेरोन के लेवल हाइपर हो गया, एल्डोस्टेरोन है वो हाइपर कंडीशन हो गई, तो ज्यादा सीक्रेट हो गया तो अपने अंदर ब्लड के अंदर सोडियम आयन ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड के अंदर पोटेशियम आयन है वो कम हो जाएगा, ब्लड के अंदर वाटर का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा हाइपर सीक्रेशन से। तो एक कंडीशन तो आपके पास में ये हो गई, पोटेशियम की कंसंट्रेशन है यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगी। पोटेशियम कंसंट्रेशन जैसे ही डिस्टर्ब हुई यहाँ तो इसके अंदर आपके पास में क्या होता है कि जैसी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पोटेशियम का लेवल क्या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होती है पैरालाइसिस जैसी कंडीशन, पैरालाइसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। या मान लो सोडियम ज्यादा हो गया, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है बीपी बढ़ेगी, बीपी इंक्रीज होगी, और बीपी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट है वो डेवलप हो सकता है। तो ऐसे लक्षण के लिए एक नाम दिया गया, इसे अपन कहते हैं कॉन्स डिजीज के नाम से जानते हैं। तो कॉन्स डिजीज हो जाती है। तो कौन सी डिजीज कब होती है, जब एल्डोस्टेरोन का लेवल अपने शरीर के अंदर बढ़ जाए, अपने ब्लड के अंदर बढ़ जाए, तो इसे अपन कहेंगे कौन सी डिजीज कहेंगे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अपने मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो नाम दिया गया एल्डोस्टेरोन के संबंध में, तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, ईसीएफ के अंदर मिनरल्स का लेवल बैलेंस रखना, और मिनरल्स में स्पेशली किसका, सोडियम और पोटेशियम का लेवल को बनाए रखना वो कौन सा हार्मोन करता है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। यदि ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए तो अपनी क्या लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, स्पेशली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में है, और स्पेशली यहाँ पर अपने हार्ट को कंट्रोल करने में, बीपी को मेंटेन रखने में ये हार्मोन अपना एक मुख्य योगदान दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक समझ में आया होगा कि एल्डोस्टेरोन क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन यहाँ पर है, इसलिए इसे साल्ट से संबंधित है, इसलिए इसे साल्ट रिटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन को एक नाम दिया गया, इस हार्मोन को अपन कहेंगे साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आई, किसको कहते हैं, एल्डोस्टेरोन को कहते हैं। इसके बाद में अब आते हैं दूसरा भाग। पहला भाग का जोना ग्लोमेरुलसा, दूसरा भाग है जोना वेसिकुलेटा। जोना वेसिकुलेटा यहाँ पर रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे अपन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसे कहते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कहते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके अंदर जो मुख्य हार्मोन है वो कोर्टिसोल हार्मोन इसका मुख्य हार्मोन है। अनेक हार्मोन मिलकर ग्लूकोकोर्टिकोइड बनाते हैं, और मेन हार्मोन इसका क्या है, कोर्टिसोल हार्मोन है। ये कोर्टिसोल हार्मोन का कंट्रोल या रेगुलेशन कौन करता है, तब ध्यान रखिएगा, ACTH करता है। इसका ACTH हार्मोन करता है। ACTH कहां से आता है, तो आपको यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो आपने एक मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी कि हाइपोथैलेमस है वो ACTH RH रिलीज करेगा,
पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज करेगी, या इसे CRH भी बोलते हैं। और ACTH यहाँ पर आएगा किस पर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा यहाँ पर कोर्टिसोल रिलीज करेगा। और कोर्टिसोल अपने शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ये रेगुलेट होता है, या ACTH के द्वारा ये हार्मोन रेगुलेट होता है। तो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यहाँ वर्ड ग्लूको वर्ड का मीनिंग है कि मुख्य हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित है। तो ये बात आपसे यहाँ पर आपके समझ में आई होगी। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन के अंदर MSH नहीं होता या माइनर होता है, तो MSH का सिक्रीशन कहां से होता है, जहां से ACTH हो रहा है उसी के साथ में MSH का सिक्रीशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर मिडिल लोब है वो एक वेस्टिजियल है और मर्ज इनटू दी एडेनोहाइपोफाइसिस। तो वहां जहां से जो बेसोफिल कोशिकाएं रिलीज करती है वहां से वो MSH माइनर रूप में रिलीज किया जाता है। इसलिए ह्यूमन में कहते हैं कि MSH के भांति ACTH भी कार्य करता है। अब यहाँ कोर्टिसोल क्या कार्य करता है, तो मैंने कहा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन कर रहा है। ये ग्लूकोज से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन है। ये मोस्टली मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक फंक्शन है वो ये इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से मेटाबॉलिक फंक्शन हो सकते हैं, तो देखिएगा नंबर 1 मेटाबॉलिक फंक्शन में अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक फंक्शन है। तो कार्बोहाइड्रेट में ये 2 एक्टिविटी करता है। तो एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो जिससे क्या है, ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगा। और दूसरा यहां पर नियोजेनेसिस करता है। ये दूसरी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी कर रहा है। तो इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग है नॉन शुगर पार्ट, आपके शरीर के अंदर जो नॉन शुगर पार्ट है, अर्थात प्रोटीन हो सकती है या फैटी एसिड हो सकता है या लैक्टेट हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है या एल्कोहल हो सकता है। ये अपन कह सकते हैं नॉन शुगर पार्ट है। इस नॉन शुगर पार्ट से निर्माण क्या हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। किसके अंदर, ग्लूकोज हायर इन ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ये यहां पर काम कर रहा है। तो पहला ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या फंक्शन कर रहा है, तो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। इसलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। ऐसा ही काम कौन कर रहा था, पहले बताया था GH हार्मोन ने ये काम कर रहा था। इसलिए GH हार्मोन और कोर्टिसोल हार्मोन दोनों एक दूसरे के सिनर्जिक हार्मोन है। GH इज इक्वल टू कोर्टिसोल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पर सिनर्जिक हार्मोन है। और एंटागोनिस्टिक किसके हो गए, यहाँ पर इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक हो गया, क्योंकि इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है और ये ग्लूकोज का लेवल यहाँ पर इंक्रीज करता है। इसलिए इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक और GH के यहाँ पर सिनर्जिक हार्मोन के रूप में काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर प्रोटियोलाइसिस कर रहा है, जिसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। और इसके साथ में क्या कर रहा है, जैसे मान लो यहां पर कोई ये ब्लड वेसल्स है, ये सेल है, इसके अंदर एमिनो एसिड इंक्रीज हो गए तो सेल के अंदर सेल की परमिएबिलिटी, एमिनो एसिड के लिए परमिएबिलिटी है वो इनहिबिट करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर, जिससे एमिनो एसिड इसके अंदर नहीं जा सकते और ब्लड में एमिनो एसिड का लेवल बढ़ाता है, ये इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ये क्यों बढ़ाता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस है, क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण करना है। ग्लूकोज के निर्माण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड चाहिए और वो एमिनो एसिड यहाँ से परमिएबिलिटी कम कर देगा, जिससे सेल के अंदर नहीं जाएगा और इस एमिनो एसिड को कोशिकाएं यूज करके और फिर क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। तो प्रोटियोलाइसिस का काम कर रहा है। तीसरा यहाँ पर लिपोलाइसिस का काम कर रहा है। लिपिड को यहाँ ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। ग्लिसरॉल
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये क्या कर रहा है, या फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और अधिक से अधिक जो डिपॉजिटेड फैट है उसको या बॉडी के अपर पार्ट में सेंड करने का यहाँ पर काम करता है, अपर पार्ट में भेजने का काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में फैटी एसिड को सेंड करने का काम कर रहा है। तो इससे अपने कहेंगे लिपोलाइसिस में हेल्पफुल है, प्रोटियोलाइसिस में हेल्पफुल है, और हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है। ये 3 मेटाबॉलिज्म के स्पेशल काम है। इसके अलावा चौथा जो इसका मेन वर्क है यहाँ पर, और अच्छा वर्क है यहाँ पर, ये एक एंटी एलर्जिक हार्मोन है, एंटी एलर्जिक हार्मोन है, एंटी एलर्जिक हार्मोन है, अर्थात किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए, एलर्जन बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए तो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट फंक्शन में अपन करेंगे ये इम्यूनो सप्रेंट हार्मोन है, अर्थात अपने प्रतिरक्षा तंत्र को संदमन करने में हेल्पफुल है। किस प्रकार से करता है ये अपने अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा को कम करता है और अपने अंदर आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है, अर्थात पार्शियली ये इरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मात्रा को कम करके अपने इम्यून सिस्टम को ये कमजोर करता है। और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है तो ये अपन कह सकते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अंग प्रत्यारोपण में ये एक सहयोगी हार्मोन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है, कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो अंग के प्रत्यारोपण में हेल्पफुल है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर कोर्टिसोल हार्मोन है। क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को कुछ समय के लिए कमजोर बना देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे ऑर्गन का क्या ट्रांसप्लांट इजी हो सके, अर्थात किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो, तो इसे अपन कहेंगे इम्यूनोसप्रेंट हार्मोन। ये अब इस हार्मोन की मात्रा यदि अधिक हो जाए, इस हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए, या अपन कहेंगे हाइपर सीक्रेशन, क्या कोर्टिसोल का हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, तो ये इस हार्मोन की यदि ज्यादा मात्रा हो जाए तो इसका सबसे पहला इफेक्ट आएगा यहाँ पर ग्लूकोज पर। बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसके साथ में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, इसके साथ में दूसरा काम क्या होगा, जो अपने टमी की फैट है या अपने हिप्स की फैट है, ये फैट डिजोल्व होके बॉडी के अपर पार्ट में या चेस्ट पार्ट में या अपने फेस पार्ट में जाके डिपोजिट हो जाएगी, और अपना फेस जो है, अपन कह सकते हैं इसमें अपना फेस जो है मून लाइक फेस या चांद सा चेहरा हो जाएगा, चांद जैसा चेहरा यहाँ पर बन जाता है इस हार्मोन की अधिकता के कारण। इसे अपन कुशिंग रोग के नाम से, कुशिंग डिजीज के नाम से या कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिजीज डेवलप होती है कि कोर्टिसोल की अधिकता से क्या हो गया है, यहाँ पर कुशिंग डिजीज यहाँ पर डेवलप हो गई, तो इस डिजीज को अपन कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा यहाँ पर हाइपर की बात की, यदि हाइपो हो जाए तो अब ध्यान रखना, एल्डोस्टेरोन प्लस कोर्टिसोल दोनों ही हाइपो हो जाए, एल्डोस्टेरोन कम हो जाए तो बीपी कम हो जाएगी, और कोर्टिसोल कम हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, और दोनों ही ये हो गया तो यहाँ पर प्रोटियोलाइसिस नहीं होगा, लिपोलाइसिस नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर एक नई डिजीज हो जाती है जो सबसे पहले डिस्कवर की थी। इस डिजीज को अपन कहते हैं एडिशन डिजीज। ऐसी डिजीज को एडिशन डिजीज के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है कि यहाँ पर एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल दोनों सामूहिक रूप से यदि कम हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो एडिशन रोग हो जाता है। और दोनों की अधिकता से होने वाला जो रोग है अलग अलग है। यहाँ पर एल्डोस्टेरोन की अधिकता से कौन सी डिजीज, और यहाँ कोर्टिसोल की अधिकता से कुशिंग टाइप की डिजीज हो जाती है। तो ये आपकी बातें यहाँ समझ में आया होगा। तो मेन जो ये फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसके बाद में एंटी एलर्जिक हार्मोन है और इम्यूनोसप्रेंट हार्मोन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्पफुल है। तो ये अपन यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये इसलिए कोर्टिसोल को अपन एक लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जीवन की रक्षा करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो यहां तक आपकी बात ये समझ में आई होगी। और यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कई बार थोड़ा, तो इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो एक मैकेनिज्म समझ में आएगी। और ये मान लो डिफरेंट एग्जाम, नीट, एम्स, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई भी एग्जाम है, उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसको 2-3 बार देखें, और लिंक करने के लिए पूरा वीडियो आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे आपके अच्छी तरह से समझ सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।